नमस्कार बच्चों, आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी, इस पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती। लेखक धर्मवीर भारती, इनका जन्म 25 दिसंबर सन 1926 ईस्वी सन को हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इनका जन्म जो है वह इलाहाबाद, जो वर्तमान का प्रयागराज नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए डी.फिल करने के पश्चात वे वही हिंदी विभाग में प्राध्यापक नियुक्त हुए। फिर धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक होकर मुंबई चले गए। धर्मवीर भारती नई कविता के श्रेष्ठ कवि, उपन्यासकार, कहानीकार और निबंधकार है। अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा इनके काव्य संग्रह है। गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा जैसे उपन्यासों की हिंदी में बहुत चर्चा हुई। गुल की बन्नो, बंद गली का आखिरी मकान आदि कहानियों का हिंदी की नई कहानियों में विशिष्ट स्थान है। लेखक धर्मवीर भारती, इनकी मृत्यु या इनका निधन सन 1989 ईस्वी सन में मुंबई में हुआ है। बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, नए पाठ्य पुस्तक के अनुसार इनकी जो मृत्यु है वह 1997 में लिखा हुआ है। तो आप जरा देख लेना, आपके पाठ्य पुस्तक में जो होगा वही आप इनके निधन की दिनांक लिखेंगे और याद रखेंगे। तो बच्चों, यह हुआ लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 19, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। इस पाठ में लेखक ने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। अब देखिए यहाँ पर लेखक अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए थे। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब उनका जब बचपन का जो समय था, जो काल था, वह उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। आर्य समाज संस्था ने भारतीय समाज में फैली रूढ़ियों एवं आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया। वह भारत का नव जागरण काल था। आर्य समाज के व्यतिरिक्त ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थायोसॉफिकल सोसाइटी जैसी अनेक संस्थाओं ने भी समाज में व्याप्त बुराई को दूर करने का प्रयास किया था। इसमें से जो ब्रह्म समाज है, उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा तथा केशव चंद्र जी माने जाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो संस्थापिका है वह डॉक्टर एनी बेजेंट माने जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक बता रहे कि उस समय का जो काल था वह भारत का नव जागरण का काल था। बहुत देश स्वतंत्रता के आंदोलन पर जागृत हो गई थी। लेखक के पिता जो थे वह आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और इनकी मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। लेखक अपने बचपन की बातों को याद करते हुए बता रहे कि पिता की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो अब देखिए यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि उनके पिताजी अच्छे खासे सरकारी नौकरी में काम कर रहे थे और किसी भी प्रकार के आर्थिक समस्या उनको नहीं थी, लेकिन देश पर स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रभाव छाया हुआ था और गांधी जी के आह्वान पर लेखक के पिताजी ने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। अब लेखक कहते हैं कि सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद उनके आर्थिक स्थिति जो थी वो थोड़ी बहुत ही बिकट हो गई थी। आर्थिक समस्याओं से वो गुजर रहे थे, फिर भी लेखक के पिताजी नियमित रूप से घर में समाचार पत्रों पत्रिकाओं को
लाते थे। अब यहाँ पर बताए गए हैं कि जो कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं उस समय लेखक के घर में आते थे और लेखक पढ़ते थे। आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी, आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए अर्थात लेखक के लिए, बाल सखा और चमचम। अब देखिए यहाँ पर आपको ये पत्र पत्रिकाओं के नाम याद रखना है, आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। तो देखिए यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि बचपन से ही लेखक को पढ़ने के प्रति, पुस्तकें या किताबें पढ़ने के प्रति बहुत ही अधिक लगाव था। हर समय पढ़ता रहता था। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आता था, पर पढ़ने में मजा आता था। तो देखिए यहाँ पर लेखक के बाल मन पर किस प्रकार से पढ़ने के प्रति रुचि थी, इसका वर्णन किया गया है कि तरह तरह के पत्र पत्रिकाओं को लेखक पढ़ते रहते थे और उसके साथ साथ लेखक घर में जो भी किताबें मिलती थी, पुस्तकें मिलती थी, धार्मिक ग्रंथ मिलते थे, उनको भी पढ़ने की कोशिश करे थे। धार्मिक ग्रंथों के अध्याय थे वो बहुत ही समझने में कठिन थे, लेकिन लेखक को पढ़ने में बहुत मजा आता था। अब आगे लेखक कह रहे कि मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। तो अब आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक के बाल मन पर सबसे अधिक असर करने वाली या प्रभाव डालने वाले कौन सी पुस्तक थी? तो वह पुस्तक थी स्वामी दयानंद की जीवनी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद लेखक के मन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव छूटा है। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। तत्कालीन का अर्थ होता है कि उस समय के समाज को। तो अब देखिए यहाँ पर स्वामी दयानंद, इनके पुस्तक का प्रभाव या उनके व्यक्तित्व का प्रभाव लेखक के मन पर क्यों पड़ा? क्योंकि स्वामी दयानंद इन्होंने अपने पुस्तक में पाखंडी समाज के विरुद्ध में आवाज उठाया था। समाज के रीति रिवाजों को वे खिलाफ जा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि तत्कालीन पाखंड के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती है, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां है, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारों को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। तो ये जो परिच्छेद है बहुत ही महत्वपूर्ण परिच्छेद है। इस परिच्छेद से हमें पता चलता है कि लेखक को बचपन से पढ़ने की रुचि तो थी ही, लेकिन बचपन में उन्होंने स्वामी दयानंद की जो जीवनी पढ़ी थी उसका बहुत अधिक प्रभाव उनके बाल मन पर हुआ। स्वामी दयानंद का रूढ़ियों का खंडन करना यह उनके मन को बहुत ही आकर्षित करता है। उसके साथ साथ स्वामी दयानंद इन्होंने अपने जीवनी में बहुत सारे ऐसे घटनाओं को लिखा है, ऐसे प्रसंगों को लिखा है जिससे कि लेखक के मन में विचारधाराओं में उथल पुथल मच जाती थी और इसीलिए लेखक कहते कि बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। और उसमें साथ साथ लेखक ने बताया कि अंत में स्वामी दयानंद इन्होंने अपने हत्यारों को क्षमा कर दिया। यह बात भी उनके मन को प्रभावित कर दिया था। अगले परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। अब देखिए लेखक को बचपन से पढ़ने की बहुत अधिक रुचि थी, लेकिन वह जो थी वह
उनकी पढ़ाई की जो किताबें रहती थी, कक्षा की जो किताबें रहती थी, उसके अलावा बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। कक्षा की किताबों को पढ़ने में उनको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी और इसी बात से उनकी माँ थोड़ी चिंतित रहती थी। वह अधिकतर लेखक को कक्षा की किताबें पढ़ने पर जोर देती थी। अब कक्षा की किताबें से अर्थ है कि आप जिस कक्षा में पढ़ते हो, उस कक्षा में जो भी आपके विषय होते हैं, उस विषय से संदर्भित जो भी किताबें होते हैं, जैसे कि आपके पाठ्य पुस्तक। अब आप कक्षा 8वीं में है, इसके पहले कक्षा 7वीं में थे, तो कक्षा 7वीं में जितने भी आपके सब्जेक्ट थे, उस सब्जेक्ट से सारी किताबें। अभी कक्षा 8वीं में है, 8वीं में भी जितने आपके विषय है, उस विषय की सारी किताबें आपको पढ़ना चाहिए। तो वैसे ही लेखक की माँ को भी लगता था कि लेखक भी कक्षा की किताबें पढ़े, लेकिन लेखक ज़्यादा करके किताबें कौन से पढ़ती थी, कक्षा के बाहर की किताबों को पढ़ना उनको अच्छा लगता था। तो लेखक के माँ को चिंता रहता था कि बाकी अन्य किताबें पढ़कर लेखक के मन पर उसका प्रभाव हो सकता है कि खुद साधु बनकर भाग जाएगा। तो पिताजी कहते हैं कि पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। तो उनके पिताजी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिताजी नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। तो देखिए यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि कक्षा 2 तक की जो भी पढ़ाई है लेखक की, उनके पिताजी ने घर पर ही करवाया था कि घर पर शिक्षक को बुलाया जाता था। पहले युग में इस प्रकार की पढ़ाई की जाती थी, लेकिन अब ऐसी पढ़ाई अलाउड नहीं है। अब तो हमें नर्सरी से ही, प्ले ग्रुप से ही एडमिशन करवाना पड़ता है और तब 10वीं कक्षा तक हम, और उसके आगे कॉलेज की सब पढ़ाई हम कॉलेज में या स्कूल में जाकर ही करते हैं। लेकिन उस समय थोड़ी अलग शिक्षण पद्धति थी और इसीलिए कुछ हरकत पर हम कुछ स्थिति में घर पर पढ़ाई हो सकती थी। तो लेखक की जो कक्षा 2 तक की पढ़ाई है वो घर पर ही, क्योंकि लेखक के पिताजी चाहते थे कि लेखक अब देखो जो बचपन का समय होता है, उस समय पर बच्चों के मन पर जो प्रभाव वातावरण का, उनके संगति का होता है, वही असर उनके जीवन पर होता है। इसीलिए उनके पिताजी चाहते थे कि लेखक के मन पर किसी भी प्रकार के बुरे संस्कार न हो। इसलिए कक्षा 2 तक की पढ़ाई अर्थात कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर ही हुई। तीसरे कक्षा में जाने के बाद, 3rd स्टैंडर्ड में जाने के बाद लेखक को स्कूल में भर्ती करवाया गया। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान से ताजा अनार की शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में मैं तो फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। तो देखिए यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जिस समय उनको क्लास में स्कूल में एडमिशन करवाया गया, दाखिला दिया गया, कक्षा ग्रेड 3rd में जब वो गए, तब पहले दिन पिताजी उनको छोड़ने के लिए गए थे और उन्होंने लेखक से वादा लिया कि आप जिस प्रकार से अन्य किताबें पढ़ते हैं वैसे ही आप पाठ्यक्रम की किताबें भी ध्यान रखकर, लगाकर, मन लगाकर पढ़ोगे, जिससे कि तुम्हारी माँ को ज़्यादा टेंशन न हो, उनको ज़्यादा चिंता न हो। लेखक ने उस समय बताते हैं कि पिताजी के आशीर्वाद और मेरी मन से, लगन से जो मैंने परिश्रम किया था, उसके कारण उन्हें तीसरे और चौथी कक्षा में अच्छा अंक मिले और 5वीं कक्षा में 5th स्टैंडर्ड में उन्हें फर्स्ट क्लास आया। और यह उनकी प्रगति देखकर, अपने पढ़ाई के प्रति लगन देखकर माँ के खुशी के आंसू आ गए और इस बात से पिता भी आनंदित हो गए। तो बच्चों, इस सेशन में हमने देखा कि लेखक को बचपन से ही किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, पुस्तकें पढ़ने में उनको रुचि थी। और वैसा देखा जाए तो सबसे हमारा जो सच्चा दोस्त होता है वह किताबें ही होते हैं। किताब हमेशा हमें सही मार्गदर्शन करता है और किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और इसीलिए पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान
होता है। इसके आगे लेखक ने अपने जीवन में किस प्रकार से पहली पुस्तक खरीदी थी इसका वर्णन हमें पढ़ना है, लेकिन उसको हम इसके अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।